दामोदर यादव को इतना ज्ञान है कि वो बागेश्वर महाराज से भी ज्यादा क्षमता रखते हैं। बच्चे हैं बागेश्वर, करो बच्चे हैं, धीरे जितना चाहे मुझसे ज्ञान ले सकते हैं। दामोदर यादव जी, जिस तरीके से जो आप मुखर होकर बयानबाजी करते हैं, आप लोगों को तो ऐसा लगता है कि आपका केस दर्ज होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लगातार बयानबाजी देते जा रहे हो। कौन सी ताकतों का हाथ है? कौन है जो आपकी इस समय सुरक्षा आपकी कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो आपको मैनेज करने का काम कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो आपको फंड देने का काम कर रहे हैं? तो मेरी रक्षा सुरक्षा कोई व्यक्ति नहीं, ये भारत का संविधान करता है। और लोग कुछ भी कहें कि दामोदर बहुत अपशब्द बोलते हैं, अपशब्द किसके लिए? अगर मैं कह रहा हूं कि फला फला व्यक्ति धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा आडंबर पाखंड फैला रहे हैं, तो वो मुझ पर केस कर दे। मैं चुनौती से कह रहा हूँ, मैं कोर्ट में सिद्ध कर दूंगा कि वो आडंबरी पाखंडी है। राजनीति करिए, लेकिन आप देवी देवताओं पर कटाक्ष क्यों करते हो? देवी देवताओं के प्रति जो लोगों की आस्था है उस पर क्यों दखल देते हैं? राजा भैया, मैं यादव जाति का होने के नाते भगवान श्री कृष्ण वंशज कहलाता हूँ। लोगों को अंधविश्वास से दूर करना, ये ईश्वर का अपमान कैसे हो सकता है? हमेशा करता हूँ। ईश्वर में आपकी आस्था है? 100% मुझे उस ईश्वरीय शक्ति में आस्था है। बागेश्वर महाराज कौन सा खराब काम कर रहे हैं? वो तो ईश्वर को मानने वाले लोगों को ईश्वर की भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। तैयार हूँ, अगर मुझसे ज्यादा उन्होंने रामचरितमानस पढ़ा हो, मुझसे ज्यादा गीता पढ़ी हो, मुझसे ज्यादा शिव पुराण पढ़ा हो, किसी भी ग्रंथ का उनने मुझसे ज्यादा अगर अध्ययन किया हो और मुझसे उस विषय पे डिस्कशन कर ले, बातचीत कर ले। आपने बयान दिया है कि आप ओबीसी के लोगों को भी शंकराचार्य बनने का मौका मिलेगा। देखिए, और ये बिल्कुल कतई नहीं हो सकता कि एक ही जाति का आदमी और जो जिस धर्म को मानता है उसको उस धर्म का श्रेष्ठ बनने का हक है, अगर वो विद्वान है तो क्या पिछड़ों के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शंकराचार्य बन सके? क्या दलितों के अंदर एक भी विद्वान नहीं है जो शंकराचार्य बन सके? तो चौड़ा विधानसभा के चुनाव तो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे आप? लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। मेरी विधानसभा, मेरे अपने लोग हैं। कितने वोटों से चुनाव जीतेंगे सर? 1 लाख वोट मुझे मिलेंगे, बकाया किसको कितने मिलेंगे नहीं पता। सामान्य वर्ग वोट क्यों देगा आपको? आप तो उनको टारगेट करते हैं। नहीं, मैं सामान्य वर्ग का बिल्कुल विरोधी नहीं, और उनका एक सिपाही करेगा। गवाली चंबल में कितनी सीटें आ सकती हैं? 34 में से 30 सीटें जीतने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन कम से कम 24-25 सीटें जीतेंगे मार्जिन से। बांडल पे आरोप लगते हैं कि वहाँ पैसे देकर टिकट बांटे जाते। क्या दामोदर यादव भी पैसे लेकर टिकट बांटेंगे? कि चंद्रशेखर आजाद भी भारतीय जनता पार्टी से मैनेज किए हुए व्यक्ति हैं, ये आरोप किस तरीके से? ये आरोप तो मेरे ऊपर भी लोग लगा रहे हैं। आपके नेता चंद्रशेखर आजाद पर ये भी आरोप है कि एक लड़की जो है सोशल मीडिया पर अक्सर उसके वीडियो आते रहते हैं कि उन्होंने एक लड़की को धोखा दिया है। धावरी को इंसाफ कब मिलेगा? देखिए, मैं पहली चीज तो उन मैडम को मैं जानता नहीं हूँ। कहा कि बहुजन लोगों पे इस तरीके के आरोप लगते रहते। विजय सिंह के बेटे को जिस तरीके से आपने कहा लौंडे करके शब्दों का उपयोग किया, महाराजा के आप गुलाम हो तो आपको आजाद कराने आया है दामोदर यादव, इसमें क्या गलत बात कही है? एक शब्द जो आपने कहा वो अगर निकल गया तो उसको मैं मानता हूँ कि वो नहीं निकलना चाहिए था। वो आप इसमें स्लिप ऑफ टंग कह सकते हो। काम कर रहे हैं, यदि दामोदर तो यादव पे आने से लग गया फिर क्या होगा आपको? आपकी जन अदालत, राजा भैया पाल। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल। आपकी जन अदालत न्यूज के इस पॉडकास्ट में एक बड़ी शख्सियत जो किसी पर्चा के मोहताज नहीं है, सब दामोदर यादव जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया। तरीके से जो खबरें आ रही हैं कि एक बार फिर से दामोदर यादव जी एक बड़ी संकल्प पद यात्रा निकालने वाले हैं, तो इस संकल्प पद यात्रा का क्या उद्देश्य है? देखिए, आप सबको मालूम है ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर के अंदर बाबा साहब की स्टेच्यू का जो विवाद है, वो कुछ मनुवादी लोगों ने सत्ता के संरक्षण के कारण उसको वर्ग संघर्ष की स्थिति में बदलने की कोशिश की है। हमारा प्रयास है कि संविधान के निर्माता की स्टेच्यू वहां लगे, उसके लिए हमने एक संकल्प लिया है। और संकल्प लिया है नागपुर में दीक्षा भूमि जाकर, जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा ली थी। और वहां से ये यात्रा वाहनों के रूप में निकली और अभी 2 चरण हो चुके हैं, तीसरा चरण बुंदेलखंड में चालू होने वाला है। लेकिन इसका सबसे अहम चरण जो होगा वो पदयात्रा के रूप में होगा, जो 11 मार्च से दतिया से शुरू होगा और 15 मार्च को माननीय कांशीराम साहब की जयंती पे हम ग्वालियर पहुंचेंगे। 1 लाख लोगों का लक्ष्य रखा है, लगभग 1 लाख लोग पैदल मार्च करते हुए जाएंगे और ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का काम करेंगे। हमने सरकार से मांग की है, निरंतर सरकार के लोग बात कर रहे हैं, प्रशासन के लोग बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस तरह की यात्रा ना निकालें, तो हमने साफ कहा है कि भाई यात्रा निकालना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर आप चाहते हो कि यात्रा हमको बीच में होल्ड कर दें या रोक दें या इसको स्टॉप कर दें, तो उसके पहले बाबा साहब की स्टेच्यू लगा दें। तो इस उद्देश्य से यात्रा निकाली जा रही है। ये बहुत अहम यात्रा होगी।
दतिया से 1 लाख लोगों के लगभग 25-50 हजार यहाँ से चलेंगे, फिर गोराघाट से जुड़ेंगे, फिर डबरा से जुड़ेंगे, फिर टेकनपुर से, चौरासी से जुड़ते जुड़ते ग्वालियर पहुंचेंगे। 1 लाख लोग हम ग्वालियर पहुंचेंगे और एक बहुत बड़ी जनसभा करने के साथ साथ बाबा साहब की स्टेचू लगाने का काम करेंगे। उसके लिए हमारी संकल्प पद यात्रा निकल रही है। स्टेचू लगाने में कामयाब नहीं हो पाए फिर क्या करेंगे आप? देखिए, हम संवैधानिक लोग हैं, हमारा यही तरीका है। अभी भी आप अगर देख रहे होंगे तो अब किसी को गाली गलौज नहीं कर रहे, लाठियां लेके मारने नहीं जा रहे। और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसके उसी संविधान की दम पे हम स्टेचू की स्थापना तो करवा के रहेंगे। देखिए, अगर नहीं लगाती है सरकारें, पहले तो हम जा रहे हैं ग्वालियर हाई कोर्ट। अगर सरकार ने किसी तरह की ढील बरती या कोई असंवैधानिक तरीका अपनाया हमारे आंदोलन को रोकने का, तो फिर हम वही पूरी की पूरी टीम को लेके, लाखों लोगों को लेके मोहन यादव जी के निवास के घेराव करने के लिए भोपाल की तरफ कूच कर देंगे। लेकिन आंदोलन एक सबसे बड़ा लोकतंत्र में जरिया होता है, संवैधानिक तरीका होता है। तो आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि चंद मुट्ठी भर लोग जो ग्वालियर के हैं, कुछ काला कोट पहन के घूम रहे हैं, चंद मुट्ठी भर वो लोग अगर बाबा साहब का अपमान करेंगे तो ना तो हम अपमान सहेंगे, और बाबा साहब के प्रति पूरे SC ST OBC ही नहीं बल्कि मानवतावादी ब्राह्मण समाज के, ठाकुर समाज के, वैश्य समाज के लोगों के मन में भी सम्मान है। ये दिखाना दर्शाना चाहते हैं हम न्यायालय को भी और मध्य प्रदेश की सरकार को भी। हम उम्मीद है कि लगेगी स्टेचू। लेकिन ग्वालियर में अनिल मिश्रा का तो ये बार बार बयान आ जा रहा है सोशल मीडिया पर कि हम दामोदर यादव को ग्वालियर में घुसने नहीं देंगे। आप संकल्प पद यात्रा आप देखिए, आपको पता है जिनका नाम आप ले रहे हो, जिसने भी वो बयान दिया था या उनके जो भी 2-4 शिष्य लोगों ने, तो उसके बाद मैं ग्वालियर गया, ग्वालियर में बैठक भी की, ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, ग्वालियर में रात्रि में रुका भी। मुझे तो एक मनुवादी नहीं दिखा जो कह रहे थे ग्वालियर की धरती पर पैर ही नहीं रख सकते। देखिए, कोई भी धरती किसी के बाप दादा की नहीं है। ये भारत के संविधान से चलने वाला देश है और हर धरती हर किसी की है। ये हमें संविधान अधिकार देता है, ना हमें कोई रोक सकता है। कौन रोकेंगे? 1 लाख लोगों को 4 लोग खड़े होकर रोकेंगे? कौन रोकेंगे? जाएंगे और बाबा साहब की स्टेच्यू लगाएंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। दामोदर यादव जी, जिस तरीके से लोगों की सवाल आ रहे हैं, जैसे कि फेसबुक पर हमने लोगों से राय जानना चाहिए, उनका सवाल है कि आप राजनीति करिए लेकिन आप देवी देवताओं पर कटाक्ष क्यों करते हो? देवी देवताओं के प्रति जो लोगों की आस्था है उस पर क्यों दखल देते हैं? राजा भैया, मैं यादव जाति का होने के नाते भगवान श्री कृष्ण वंशज कहलाता हूँ, और चूंकि मैंने भी उसी हिंदू धर्म के अंदर जन्म लिया, मेरे सरकारी रिकॉर्ड में हिंदू लिखा हुआ है। मैं तो हिंदू धर्म हो या सनातन धर्म हो, एक तरह से उसका रक्षक कह सकते हो आप मुझे। ये तो लोग गलत कह रहे हैं। आप बताइए, अगर किसी आडंबरी पाखंडी पे सवाल खड़े करना, अगर लोगों को लुटने से बचाना, लोगों को मरने से बचाना, लोगों को अंधविश्वास से दूर करना, ये ईश्वर का अपमान कैसे हो सकता है? अगर किसी धर्म की कोई व्याख्या करना चाहता है तो धर्म की व्याख्या तो वही है कि आपके अंदर मानवता की सोच हो, सहिष्णुता का भाव हो, दया हो, करुणा हो, एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव हो आपके मन में, तब आप धार्मिक कहलाएंगे। ये तो नहीं हो सकता कि आप नवदुर्गा में 9 दिन व्रत रखोगे, 1-1 घंटे का पूजा करोगे, उठते से ही गालियां दोगे, सूद वसूल करोगे, लोगों को जूते मारोगे। इसको धर्म कहते हैं। पूजा पाठ अकेला धर्म नहीं हो सकता। पूजा पाठ एक विधि हो सकती है धर्म और भगवान को पाने की। अगर कुछ लोगों को लगता है तो वो करें, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कभी किसी ईश्वर का, कोई ईश्वरीय शक्ति का, कभी किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ। धर्म के नाम पे चल रहा है धंधे का, धर्म के नाम पे चल रहे गोरख धंधे का, धर्म के नाम पे चल रहे गैर संवैधानिक कामों का विरोध करता हूँ और हमेशा करता हूँ। ईश्वर में आपकी आस्था है? 100% मुझे उस ईश्वरीय शक्ति में आस्था है जिसको मैं प्रकृति के रूप में देखता हूँ। मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में जो इस दुनिया का संचालन अगर कुछ हो रहा है तो वो इस प्रकृति के द्वारा है। हमारा आपका जीवन, हमारे आपकी अंदर जो हमारा जल है, जो हवा है, जो वायु है, रोशनी है, आकाश है, प्रकाश है, जमीन है, ये सब प्रकृति है। यही ईश्वर है। ये मेरी मान्यता है कि यही ईश्वर है और मैं इसको मानता हूँ, इसका संरक्षण करता हूँ, इसका सम्मान करता हूँ। अब पूजा करने का नाटक करें और उसको हम किसी पेड़ की आज आप पूजा करो और कल आपको जरूरत है अगर लकड़ी जलाने के लिए तो उसी पेड़ को काट लो। ये हमारे आडंबरी पाखंडी बाबा इस तरह की चीजें सिखाते हैं। हम कहते हैं प्रकृति की रक्षा करो, वही ईश्वर का सम्मान है और वही मानवता की संरक्षण है। क्या दामोदर यादव इसका समर्थन करते हैं कि जिस तरीके से
बाबा साहब अम्बेडकर साहब का कानून पढ़कर ही हम कानून की संरचना तैयार करते हैं। उसी कानून की जानकारी घर घर में होना चाहिए। इस तरीके से ग्वालियर में एक शर्मा जी हैं जो कि संविधान की किताब पढ़ने का प्रचार कर रहे हैं कि हर विद्यालय में संविधान को पढ़ाया जाए, इसको शामिल किया जाए। इसको किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, जिनका आप नाम ले रहे हैं लेकिन विष्णुकांत शर्मा जी, अगर लेकिन वो मानवतावादी सोच के हैं इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। देखिए, किस दामोदर यादव का किसी जाति से, स्पष्ट तौर पे आपके सामने आपके जिम्मेदार चैनल पे कह रहा हूं, दामोदर यादव का किसी जाति से, किसी वर्ग से, किसी धर्म से कोई विरोध नहीं है। दामोदर का काम है, दामोदर का प्रयास है कि जो संविधान को तोड़ेगा उसको हम संवैधानिक ही तरीके से रोकने का प्रयास करेंगे। काम कर रहे हैं विष्णु शर्मा जी जैसे लोग, वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो मानवतावादी हैं, उनका सम्मान। तो बागेश्वर महाराज कौन सा खराब काम कर रहे हैं? वो तो ईश्वर को मानने वाले लोगों को ईश्वर को भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। भक्ति का पाठ पढ़ाने से बेहतर है, अंधविश्वास सिखाने से बेहतर है लोगों को मानवता का ज्ञान कराएं। जिस धर्म की वो बात कर रहे हैं उस धर्म के बारे में मुझे उनसे ज्यादा ज्ञान है, मैं दावे से कह रहा हूं। और नहीं तो धीरेन्द्र शास्त्री मेरे साथ बैठ के शास्त्रार्थ कर ले, मैं तैयार हूं करने के लिए। धीरेन्द्र हो, प्रदीप मिश्रा जी हो, कोई भी हो, ये कर ले, मैं तैयार हूं। एक नए और बाबा बन गए हैं आजकल जो अभी नया मंदिर बनवा रहे हैं, इनमें से कोई भी कर ले और मैं तैयार हूं। अगर मुझसे ज्यादा उन्होंने रामचरितमानस पढ़ा हो, मुझसे ज्यादा गीता पढ़ी हो, मुझसे ज्यादा शिव पुराण पढ़ा हो, किसी भी ग्रंथ का उनने मुझसे ज्यादा अगर अध्ययन किया हो और मुझसे उस विषय पे डिस्कशन कर लें, बातचीत कर लें, और अगर मेरा ज्ञान कमजोर पड़े तो मैं उनके सामने शरणम गच्छामि होने को तैयार हूं। और नहीं तो अगर मेरा ज्ञान ज्यादा मजबूत है या मुझे जानकारी ज्यादा है और उनके ज्ञान में अगर कोई कमी है तो वो सिर्फ सुधार ही कर ले, मैं इसी पे तैयार हूं। धीरेन्द्र शास्त्री अगर देखिए, कोई भी धर्म, सबसे पहले बात तो यह है कि धर्म राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। राष्ट्र के अंदर जितने भी धर्म संचालित हो रहे हैं, पहले राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा अति आवश्यक है, फिर धर्म का पालन करने का सबको अपना अपना अधिकार है। सबसे पहले तो आप 4th स्टेज कैंसर को ठीक करने का दावा अगर किसी का कर देते हो और उसको झूठा विश्वास दिला देते हो और वो जब डॉक्टरों की दवाइयां बंद करता है और वो इस दुनिया से चला जाता है, तो ये आप मेडिकल साइंस से लोगों को दूर करने का काम कर रहे हो। नॉट ओनली मेडिकल साइंस, मैं कहता हूं आयुर्वेदिक भी काम करता है, एलोपैथिक भी काम करता है, नेचुरोपैथी भी काम करता है, लेकिन विधियां काम करती है, छू छक्का काम नहीं करता। जाओ, हो गया, पर्ची निकल गई, भभूति ले जाओ, ठीक हो जाओगे। ये तो सबसे बड़ा अपराध है इस देश के अंदर। पहली चीज तो यह है लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना। दूसरा यह है, आपने ही देखा, छुआछूत की बात भी कई बार मंच से कर देते हैं, तुम दूर रहो, तुम छूत हो, अछूत हो। फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की जो वो बात कर रहे थे, तो मैंने कहा दूसरे धर्म के लोग कहाँ जाएंगे, क्यों हिंदू राष्ट्र बनाना है? और हमारे ही भारत के संविधान के प्रस्तावना में लिखा है पंथ निरपेक्ष रहेगा राष्ट्र। तो गैर संवैधानिक भी करते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज भी करते हैं। ये सारे ऐसे अपराध करते हैं जिसके कारण उन पर केस लगने चाहिए और मैंने उसके लिए कोर्ट में गया हूं, जल्दी निर्णय भी होगा। तो क्या दामोदर यादव को इतना ज्ञान है कि वो बागेश्वर महाराज से भी ज्यादा क्षमता रखते हैं? बच्चे हैं बागेश्वर। धीरेन्द्र की बात कर रहे हो आप, बागेश्वर महाराज मुझे नहीं मालूम, मैं तो धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहा हूँ। बच्चे हैं धीरेन्द्र, जितना चाहे मुझसे ज्ञान ले सकते हैं और बड़े बड़े विद्वानों से ले सकते हैं। तो जनता को जो है बागेश्वर महाराज की कथा छोड़कर दामोदर यादव की कथा सुनना चाहिए, क्योंकि मैं कथाओं में विश्वास नहीं रखता। कथाओं से लोगों का भला नहीं होता। लोगों का भला निश्चित रूप से अच्छे काम, अच्छे कर्म करने से होता है। और मैं तो ये कहूंगा, जितनी भी कथाओं में भीड़ लगती है वो भीड़ अगर स्कूलों में लगने लगे और जितना सम्मान कथा वाचकों को मिलता है उससे ज्यादा सम्मान अगर टीचरों को मिलने लगे तो इस देश का भला हो जाएगा। दामोदर यादव जी, जिस तरीके से आपने बयान दिया है कि आप ओबीसी के लोगों को भी शंकराचार्य बनने का मौका मिलेगा, देखिए राजा भैया, ऐसा है कि पहली चीज तो शंकराचार्य हिंदू धर्म के अंदर धार्मिक रूप से सबसे बड़ी पदवी मानी जाती है। मुझे बड़ा दुख होता है एज ए हिंदू जब मैं देखता हूं कि शंकराचार्य लोग आपस में ही छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं। आप सबने भी न्यूज चैनलों पे देखा होगा, मीडिया के माध्यम से आपको भी पता होगा, आप बहुत जागरूक पत्रकार हैं, आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि एक शंकराचार्य पे एक जगत गुरु केस लगवाने का काम कर रहे हैं। रामभद्राचार्य नाम के तथाकथित जगत गुरु एक शंकराचार्य है कोई, जो अभी जिद कर रहे थे कि नहीं हम तो जाके गाड़ी से ही वहां पहुंचेंगे और वहीं गाड़ी पे पहुंच के नहाने का काम करेंगे। उनको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रोकने, उनके लोगों को मारने पीटने का काम किया। अब कैसे लड़ रहे हैं आप उसमें, कैसे लड़ रहे हैं? वो ये लड़ाई किस बात की है? इस तरीके से
जो धर्म के नाम पे धंधा करने के उद्देश्य से, पैसा कमाने के उद्देश्य से और जाति को श्रेष्ठ बना के अपने वर्चस्व कायम रखने के उद्देश्य से जो एक झूठी दुनिया तैयार की गई है, उस पर ऐसे झिमट रहे हैं जैसे मरे जानवर पर गीदड़ झिमटते हैं। ऐसी स्थिति हो गई आज ये धर्म के ठेकेदार लोगों की। शर्म आना चाहिए। जिनको हम सबसे बड़ी पदवी पे बिठाते हैं वो छोटी छोटी बातों पे आपस में उलझ रहे हैं, एक दूसरे पे झूठे केस लगवाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि एक ही जाति में विद्वान होते हो, और ये बिल्कुल कतई नहीं हो सकता कि एक ही जाति का आदमी अब जो जिस धर्म को मानता है उसको उस धर्म का श्रेष्ठ बनने का हक है, अगर वो विद्वान है तो। अब विद्वानता का आधार सिर्फ एक जाति तो नहीं हो सकती। इसलिए हमने मांग की है इस देश के अंदर, मैं स्वयं हिंदू और एज ए हिंदू दामोदर यादव मंडल ये मांग करता है कि यही सामाजिक न्याय की बात है, यही संविधानवादी बात है, यही धर्म के हिसाब से भी यही श्रेष्ठ बात होगी कि जहां जो विद्वान है उसको वो स्थान मिलना चाहिए। तो क्या पिछड़ों के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शंकराचार्य बन सके? क्या दलितों के अंदर एक भी विद्वान नहीं है जो शंकराचार्य बन सके? क्या नहीं है? अब यही रामायण लिखने वाले तो कहते थे वाल्मीकि समाज के थे, वाल्मीकि जी को, तो वो तो दलित समाज में ही गिनती होती है उनकी। क्या पिछड़े वर्ग के लोगों में भी इतनी श्रेष्ठता नहीं हो सकती जिनमें भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया? क्या उनमें नहीं हो सकती? चलिए उनको तो छोड़िए, राम भगवान ने जिस जाति में जन्म लिया, क्या उस जाति का आदमी शंकराचार्य नहीं बन सकता? क्या कोई क्षत्रिय ठाकुर नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? क्यों एक ही जाति के लोग बनेंगे? क्यों आदिवासी वर्ग में नहीं बन सकता? इसलिए हमारी मांग है, इस मांग को लेकर हम आगे बढ़ाने वाले। पहले संकल्प यात्रा के माध्यम से ग्वालियर हाईकोर्ट में स्टेच्यू लगवाएंगे, उसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे के हजारों लोगों को लेकर बैठेंगे, प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी आप हिंदू सम्राट होते थे लेकिन यूजीसी की बात करके आपको भी लोगों ने जाति याद दिला दी। तो प्रधानमंत्री जी से मांग करेंगे कि 4 वर्ग हैं तो चारों वर्गों का एक एक शंकराचार्य बनना चाहिए। किसको बनाना है उनका विषय, किस जाति का बनाना है ओबीसी में, किस जाति का बनाना है एससी में, किस जाति का बनाना है आदिवासी वर्ग में एसटी में, वो उनका विषय है। किसको विद्वान मानते हैं उसका विषय है। लेकिन 4 शंकराचार्य बनते हैं तो एक एक वर्ग का एक एक शंकराचार्य बने, इसके लिए आंदोलन चलाने वाले हैं। एक सवाल जिस तरीके से फेसबुक पे आया है, लोगों ने कहा है कि कल तक तो दामोदर यादव को केवल सेवड़ा क्षेत्र के लोग जानते थे, आज पूरा देश आपको जानने लगा है, तो इस टीआरपी का राज क्या है? देखिए मैं तो एक बात जानता हूँ राजा भैया कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि सेवड़ा जानते थे, वो सेवड़ा के लोग ऐसा सोच रहे होंगे। जानते तो पूरे प्रदेश के बहुत लंबे समय से, अरसे से हैं, क्योंकि मैं हमेशा प्रदेश स्तर की ही राजनीति करता आया हूँ। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि आडंबर और पाखंड के प्रति मेरी जो मुखरता है वो इस लेवल पे पहुंची, और आप सब लोगों के माध्यम से जो चैनल है, हमारे सब चैनल हैं, खास तौर पे जो निष्पक्ष मीडिया है, उसके माध्यम से पूरे देश में करोड़ों लोगों ने देखना शुरू कर दिया। इसलिए ये बात सत्य है कि चाहे अब मैं दिल्ली पहुंच जाऊं, चाहे मैं झारखंड पहुंच जाऊं, चाहे मैं महाराष्ट्र पहुंच जाऊं, चाहे मैं गुजरात पहुंच जाऊं, चाहे एयरपोर्ट पे उतरूं, चाहे ट्रेन में जाऊं, कोई ना कोई मिल जाता है, कोई ना कोई सेल्फी खींचने लगता है। और ज्यादातर लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हम आपके फैन हैं, आपको पसंद करते हैं, आप में तर्क शक्ति बहुत मजबूत है और आप जो बात कर रहे हैं वो मानवतावादी सोच की, ऐसा करने वाले ज्यादा मिलते हैं। हाँ, कुछ मिलते हैं जो घूर के देखते रहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती उनकी सामने आके विरोध करने की। तो कुछ ऐसे भी मिलते होंगे जो मुझे उनके चेहरे के हाव से लगता है कि वो मुझसे नफरत भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे इन सब की परवाह नहीं है। ना मुझे इसकी लालसा है कि लोग मेरे फैन बने, ना मुझे इसकी परवाह है कि लोग मुझसे नफरत करें। मेरा जो काम मुझे ठीक लगता है वो मैं करने का काम कर रहा हूँ। दामोदर यादव जी, जिस तरीके से जो आप मुखर होकर बयानबाजी करते हैं, आप लोगों को तो ऐसा लगता है कि आपका केस दर्ज होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लगातार बयानबाजी देते जा रहे हो और ऊपर पहुंचते जा रहे हो। इसके पीछे आपके पास कौन सी ताकतों का हाथ है? कौन है जो आपकी इस समय सुरक्षा आपकी कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो आपको मैनेज करने का काम कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो आपको फंड देने का काम कर रहे हैं? देखिए राजा भैया, फंड तो ऐसा है कि मेरे अपने कार्यकर्ता मेरा खर्च चलाते हैं। मेरे गांव की जो जमीन जायदाद है उससे मेरा खर्च चलता है। पैसे तो हमारे पास नहीं रहते, एक साधारण परिवार के हैं और इसलिए हम साधारण ही जिंदगी जीते हैं। अब लोगों को लगता है दामोदर निकलता है 20 गाड़ियां 25 गाड़ियां आगे पीछे कैसे हो जाती है। वो हमारे लाड़ प्यार है, हमारे अपने साथियों का, समर्थकों का, तो वो तो लगना स्वाभाविक है। तो इसलिए फंडिंग की तो बात यहाँ खत्म हो जाती है। अब मेरी रक्षा सुरक्षा की बात, तो मेरी रक्षा सुरक्षा कोई व्यक्ति नहीं, ये भारत का संविधान करता है। और लोग कुछ भी कहें कि दामोदर बहुत अपशब्द बोलते हैं, अपशब्द किसके लिए? अगर मैं कह रहा हूं कि फला व्यक्ति धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा आडंबर पाखंड फैला रहे हैं तो वो मुझ पे केस कर दे, मैं चुनौती से कह रहा हूं।
मैं कोर्ट में सिद्ध कर दूंगा कि वो आडम्बरी पाखंडी है। और ये बात वो जानते हैं कि वो कोर्ट में सिद्ध हो जाएंगे कि आडम्बरी पाखंडी है, इसलिए वो मेरे ऊपर केस नहीं कर रहे हैं। तो मेरा एक एक बोला हुआ शब्द संवैधानिक होता है। हाँ, कभी कभी पब्लिक मीटिंग में, आवेश में, जोश में कोई शब्द ऐसा हो सकता है जो मर्यादित ना हो, उसको मैं कोशिश भी करता हूं। अभी भी मैंने एनालिसिस किया है कि ऐसे अगर कोई शब्द आए हों तो मैं आगे से उनको नहीं बोलूं। लेकिन रही बात केस वेस की, तो केसों की मैं परवाह नहीं करता भाई। कोई भी केस लगाएगा तो झूठा ही लगाएगा, ये तय है। और बहुजन नेताओं के साथ ये हमेशा से होता आया है। बाबा साहब के साथ हुआ, मान्यवर साहब कांसीराम साहब के साथ हुआ, पेरियर साहब के साथ हुआ, ललई सिंह यादव के साथ हुआ, शरद यादव जी के साथ हुआ, सुखलाल कुशवाहा जी के साथ हुआ। ये तो होता रहता है हम लोगों के साथ। तो उन केसों से हम नहीं डरते। जो जिस संविधान के अधिकार से अगर कोई फर्जी केस भी लगा देगा तो वही संविधान में फिर इतनी ताकत भी है कि वही संविधान हमें बचा भी लेगा। तो जिस तरीके से आप बार बार बागेश्वर महाराज को जो टारगेट करते हैं, आपके हर बयान में, आपकी हर प्रेस वार्ता में बागेश्वर महाराज आ जाते हैं, तो क्या उनके नाम से ही आपकी टीआरपी चमक रही है? क्या कहेंगे आप? मुझे तो आप पर आरोप है। मुझे नहीं लगता है। देखिए, लोग सोचते होंगे ऐसी बात। अगर ऐसा है कि किसी पाखंडी बाबा के कहने से, देखो पोस्टर बॉय है धीरेन्द्र शास्त्री इस समय देश के, तो धीरेन्द्र शास्त्री मुझे मौका ना देना ऐसे सवाल उठाने के लिए। और अगर मैं गलत सवाल उठा रहा हूं तो मेरे ऊपर केस कर दें, फिर वही बात कह रहा हूं। और रही बात यह कि अगर गलत का विरोध करने का साहस एक किसान के बेटे में, एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के अंदर है, जो पिछड़े वर्ग में जन्मा है, गांव का लड़का है, और अगर वो इतने बड़े लोगों से लड़ने का साहस रखता है और उस वजह से अगर उसको टीआरपी भी मिले तो उसमें भी क्या बुराई है। अगर बहुजन मूवमेंट से निकला हुआ व्यक्ति जो बाबा साहब को अपना आदर्श मानता हो, अगर वो सच कहने का साहस रखता है, अपने जिंदगी की रिस्क की परवाह नहीं करता, अपने जीवन की परवाह नहीं करता, अपने बच्चों की परवाह नहीं करता, किसी चीज की परवाह नहीं करता, सब कुछ अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है संविधान की रक्षा से, और उसके लिए अगर उसको मीडिया में या लोगों में पसंद किया जाता है तो इसमें बुराई क्या है? ऐसे लोगों को पसंद किया जाना चाहिए। पूरे देश के इंटरव्यू उठा के देख लो तो आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं रहती है कि वो किसी बागेश्वर महाराज जी से लेकर के किसी पर भी इस तरीके की टिप्पणी कर पाए। दामोदर यादव में इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है कि पूरा देश का केंद्र बिंदु बने हुए हो, लगातार आप धड़ाधड़ बयानबाजी करते रहते हो? भाई मेरे, मैं भूतों से नहीं डरता। जो लोग सोचते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री भूत छोड़ देते हैं, मैं तो चुनौती से बार बार कह रहा हूँ, छोड़ दो मेरे ऊपर, मैं देखूं जरा भूत तुम्हारा जीतता है कि मैं जीतता हूँ। पहली चीज तो मुझे वो डर नहीं है। दूसरा, मुझे सत्ता का डर नहीं होता कि प्रधानमंत्री जी ने अगर छोटा भाई कह दिया तो केस लग जाएंगे। केस लगने का डर नहीं होता। सच कहने में कोई डर नहीं रहता। माँ बाप से ये साहस मिला है, ये शरीर मिला है, सच्चाई मिली है, और संविधान से ये ताकत मिली है, इसलिए मुझे किसी की परवाह नहीं। अब दूसरे लोग नहीं बोलते क्योंकि वो कमजोर होंगे, दूसरे लोग नहीं बोलते क्योंकि उन्हें वोट की चिंता होती होगी। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है, मुझे वोट की भी चिंता नहीं। मुझे परवाह नहीं कि 30,000 आए थे, अब 60 लाख आएंगे, 60,000 आएंगे कि नहीं आएंगे, एक भी ना आए, और चाहे 60 लाख आ जाए, जो सच है वो कहूंगा, जो सही है वो करूंगा। तो चौड़ा विधानसभा से चुनाव तो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे आप? लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। मेरी विधानसभा, मेरे अपने लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ लगाया है, लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि सबकी जमानतें इस बार जब्त भी कराएंगे। कितने वोटों से चुनाव जीतेंगे इस बार? 1 लाख वोट मुझे मिलेंगे, बकाया किसको कितने मिलेंगे नहीं पता, ऐसा मेरा अनुमान है। 1 लाख वोट से चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, 1 लाख वोट मुझे मिलेंगे, दूसरों को कितने मिलेंगे ये इसका मुझे अनुमान नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि दूसरों की जमानतें जब्त होंगी, खासतौर पे उनकी जो वर्तमान में मेरे सामने चुनाव लड़े थे, चाहे वो सिटिंग एमएलए हो चाहे एक्स एमएलए हो। अगर उन्हीं दोनों को चुनाव लड़ाने में उनकी पार्टियां मैदान में उतारती हैं तो जमानतें जब्त होंगी, क्योंकि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और मानवतावादी सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी अब क्षेत्र का विकास भी चाहता है और इस देश का विकास भी चाहता है। सामान्य वर्ग वोट क्यों देगा आपको? आप तो उनको टारगेट करते हैं। नहीं, मैं सामान्य वर्ग का बिल्कुल विरोधी नहीं, बिल्कुल विरोधी नहीं। और जो सामान्य वर्ग के समझदार लोग हैं, जो कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है और जो अंधविश्वासी नहीं है, जो जातिगत सोच से ग्रसित नहीं है, वो जानते हैं कि मैं सही बात कर रहा हूँ, न्यायप्रिय बात कर रहा हूँ, और वो मेरा साथ देते हैं। और मेरे आज भी 20 मित्रों में से आधे से ज्यादा सामान्य वर्ग के, और वो मुझे पर्दे के पीछे से फुल सपोर्ट भी करते हैं। तो दामोदर यादव जी, आखिर जी आपका पूरा मिशन का एजेंडा क्या है? क्या गोल करना चाहते हो? क्योंकि आप सिमड़ा तक तो आप सीमित नहीं है, आपकी सोच बहुत ऊंची सोच। फिलहाल तो अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, जैसे आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी राष्ट्रीय स्तर पे वही काम कर रहे हैं जो मैं प्रादेशिक स्तर पे कर रहा हूं, लेकिन मीडिया के माध्यम से मेरा काम भी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाता है। मध्य प्रदेश में 2028 में जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम 150 सीटें हम ऐसी चिन्हित कर लेंगे जिन पे
या तो हम जीतेंगे या हमारा ही कैंडिडेट सेकंड पोजीशन पे रहेगा। 150 सीटों का अब हमने लक्ष्य कर लिया है। हमने शुरुआत तो ये 50 से की थी, लेकिन अब बढ़ते 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 इतनी तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है। हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी का भी भीम आर्मी के साथियों की मेहनत से भी, आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी का, भाई विनय भाई का और आपके भाई दामोदर का, सब साथियों का, सबका जो प्रदेश का नेतृत्व है उसका, प्रदेश के प्रभारियों का, प्रदेश अध्यक्षों का, दोनों का, सबका इतनी तेजी से बढ़ा है कि अब मुझे लगता है कि 50 सीटें बहुत नाकाफी होंगी। 150 सीटों पे हम ताकत से लड़ेंगे। और उसमें मैं धन्यवाद दूंगा उस कांग्रेस के लिए जो हाथ पे हाथ रख के बैठी है, जो विपक्ष की भूमिका में बिल्कुल शून्य बैठी है। और शून्य बैठे होने के कारण स्वाभाविक है, एक मानव स्वभाव है कि दो तरफ वोट बढ़ता है। एक सत्ताधारी दल को देता है तो दूसरा सत्ता को हटाने के लिए वोट करता है। जो सत्ता को हटाने के लिए वोट करना चाहते हैं उनके मन में ये विश्वास जगना शुरू हो गया। ये हमारी सफलता है कि कांग्रेस तो हमारा भला नहीं कर सकती, ना भाजपा को हरा सकती। अगर कोई अब मुकाबला करेगा तो दामोदर और उनके साथी करेंगे, भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी और उनकी पार्टी और उनका एक सिपाही करेगा। ग्वालियर चंबल में कितनी सीटें आ सकती हैं? 34 में से 30 सीटें जीतने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन कम से कम 24-25 सीटें जीतेंगे। भिंड दतिया में? भिंड दतिया की 8 सीटों में से आप मान के चलिए कि 5 सीटें तो जीतना लगभग तय है, 6 भी जीत सकते हैं। आपके जिले में देखा जाए तो कौन कौन सीटें जीत रहे हैं? 3 सीटें जीतेंगे, 3 सीटें जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से। बांडर में कौन है आपका प्रत्याशी? प्रत्याशी भी नहीं बता सकते, वो पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है। और चूंकि पार्टी का प्रत्याशी घोषित करना राष्ट्रीय अध्यक्ष का राइट होता है, राष्ट्रीय कमेटी का जरूर होता है, लेकिन वो संयुक्त रूप से तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रहता है। तो वो लड़ेंगे कांग्रेस से? देखिए, सबसे पहले तो आपने भिंड का सवाल पूछा था, मैं बता दूं आपको, भिंड में हम पूरी ताकत से लाहौर लड़ेंगे, भिंड में हम पूरी ताकत से मेहगांव लड़ेंगे, भिंड में पूरी ताकत से हम अटेर भी लड़ेंगे और भिंड भी पूरी ताकत से लड़ेंगे। आप ये यकीन मानिए कि भिंड जिले की 4-5 सीटें हैं ना, सारी की सारी सीटों को हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि सारी सीटों पे ट्रायंगल फाइट में हम रहेंगे और बहुत ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि 2 और हो सकता है 3 सीटें भी हम वहां से जीत के आए। तो ये तो भिंड की स्थिति मैं आपको बता दूं, जिसमें लाहौर क्षेत्र की सीट, मेहगांव की सीट तो हमारी बहुत ही प्रायोरिटी पे, जिसको बोलते हैं प्रायोरिटी में A सीट, B सीट, C सीट 3 कैटेगरी में बांटा है, तो A कैटेगरी में है। और दतिया जिले की 3 सीटें हैं ही। जहां तक बात आपने समझौते की कही, तो ये भी निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना होता है, लेकिन जहां तक मेरी राय है, हमें किसी तरह की किसी से भी समझौते की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं और राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन निर्णय अंतिम किसका होगा? आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी का होगा। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी पे आरोप लगते हैं कि वहां पैसे देकर टिकट बांटे जाते, क्या दामोदर यादव भी पैसे लेकर टिकट बांटेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि आज भी मध्य प्रदेश में कम से कम 10 पूर्व विधायक, कम से कम 10 पूर्व विधायक, कई जिला पंचायत, जनपद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कृषि मंडियों से लेके सारे जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो अभी से मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई साहब, इस टिकट पे हम कांग्रेस से मांग रहे थे, अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं, कांग्रेस से लड़ें कि आपकी पार्टी से लड़ें। ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि पहले हम फलानी पार्टी से टिकट मांग लेंगे, नहीं तो भाई साहब हमें आप दे देना, हम जीत जाएंगे, हमारे लिए रिक्त स्थान रख लो। मैं एक ही बात कह रहा हूं, सबसे पहले अम्बेडकरवादी विचारधारा के बनो, बहुजनवादी विचारधारा के बनो, मानवतावादी विचारधारा के बनो, और अगर चुनाव लड़ने की इच्छुक हो आज से पार्टी को ज्वाइन करो, जिससे लोग आपकी स्वीकारता हमारे कार्यकर्ता कर लें। अगर इस उम्मीद में बैठे हैं कि दूसरे दलों की तरह आखिरी में 50 लाख और 1 करोड़ दे के टिकट ले जाएंगे, तो ना आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी बिका हुए, ना दामोदर यादव बिका हुए, ना हमारा एक भी नेता बिका हुआ। जैसे भिंड जिले में आज तक अभी तक देखा जाए तो पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है, या तो कांग्रेस से बात करें या बीजेपी से बात करें, तो क्या आप पिछड़े वर्ग को टिकट देंगे 5 सीटों में से? भिंड जिले की बात कर रहे हैं? निश्चित रूप से जितनी भी अनारक्षित सीटें हैं उन सब पे हमारे पिछड़े वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ेंगे। तो लाहौर में अभी पिछड़े वर्ग का चुनाव लड़ेगा? लाहौर में, मेहगांव में, अटेर में, और कौन सी सीट है? गोहद में SC लड़ेगा, भिंड में भी पिछड़ा वर्ग लड़ेगा, और बोलिए सारी सीटों पर पिछड़ा वर्ग लड़ेगा। अभी से घोषणा कर रहा हूँ। तो मेरे साथ हिंडोलिया जी ने एक बयान दिया है कि मायावती जी को चंद्रशेखर आजाद जी को गोद ले लेना चाहिए यदि पार्टी को जीवित रखना है, तो क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? देखिए, मैं बहन जी का बहुत सम्मान करता हूँ, अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ये बहुत, बहन जी के बारे में मैं अक्सर कुछ बोलता नहीं हूँ। अगर कोई चीज़ मुझे नहीं भी ठीक लगती तो भी मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, क्योंकि देखिए बड़ी मुश्किल से शोषित वंचित समाज में लोग इतने बड़े पदों पर पहुँचते हैं, उनका सम्मान हमेशा बरकरार रहना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि गोद लें या नहीं लें, पार्टी में
अलग अलग भी चले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देश के युवाओं ने तय कर लिया है, बहुजनों ने तय कर लिया है, और उम्मीद का केंद्र आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी पूरे एससी वर्ग के लिए नहीं बल्कि बहुजन वर्ग के लिए बन चुके हैं। देश दामोदर यादव जी, जिस तरीके से जनता की तरफ से फेसबुक पर ये भी एक लोगों ने प्रश्न पूछा है कि चंद्रशेखर आजाद भी भारतीय जनता पार्टी से मैनेज कर किए हुए व्यक्ति हैं, ये आरोप किस तरीके से? ये आरोप तो मेरे ऊपर भी लोग लगा रहे हैं। मैंने सुना है, कोई कह रहा है, कोई मनुवादी कह रहा था कि दामोदर यादव ऐसे बयान देते हैं, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती, इनके क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव से संबंध है क्या? देखो राजा भाई, जब हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं और जिनके हित में काम करते हैं, हमारा जो समाज है वो अक्सर मूक दर्शक रहता है। वो देखता है कि हाँ, दामोदर हमारा नेता है, अच्छा काम कर रहा है, चंद्रशेखर हमारा नेता है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बोलते नहीं, कुछ बोलना जानते नहीं, कुछ बोलने में कंफ्यूज रहते हैं और कुछ बोलने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। लेकिन जिनके विरोध में वो काम जा रहा है, जो दूसरों का हक अधिकार खाने का काम कर रहे थे, वो बहुत मुखर होकर विरोध करने का काम करते, ऐसे इसलिए आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते। खास आपके नेता चंद्रशेखर आजाद पर यह भी आरोप है कि एक लड़की जो है सोशल मीडिया पर अक्सर उसके वीडियो आते रहते हैं कि उन्होंने के रोहिणी घावरी ने लगाया है चंद्रशेखर आजाद को लेकर के, तमाम उनके वीडियो भी वायरल हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं, रोहिणी घावरी को इंसाफ कब मिलेगा? देखिए, मैं पहली चीज तो उन मैडम को मैं जानता नहीं हूँ। दूसरी बात, इंसाफ किस चीज का चाहिए, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इंसाफ किस चीज का चाहिए। तो उनको उनकी इंसाफ की मांग क्या है, क्या वो चाहते हैं। देखिए राजा भैया, सबसे पहले तो मैंने कहा कि बहुजन लोगों पे इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं और ये एक बहुत बड़े राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा होता है। मैं ये मानता हूँ कि जिन लोगों को की राजनीति में सेंध लगते दिखती है, उनका जनाधार डोलते दिखता है हमारे नेताओं के बढ़ने से या हमारे मूवमेंट के बढ़ने से, वो बड़े बड़े षड्यंत्र करते हैं। तो ऐसे षड्यंत्र होते रहते हैं। दूसरा विषय यह है कि अगर किसी के किसी से संबंध कभी रहे भी हो जो कि मैं नहीं जानता, तो संबंध हमेशा व्यक्तिगत होते हैं। संबंध सोशल मीडिया या मीडिया में चर्चा करने के लिए तो कभी नहीं होते हैं। तो इस तरीके का मैं समझता हूं कि इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप हम कभी भी किसी भी नेता, हम सारे बहुजन नेताओं के खिलाफ इस तरह के कैसे भी षड्यंत्र किए जा सकते हैं। चंबल में जो सियासत में आपने दखल दी है, अब तक आप धर्म और कहीं ना कहीं पाखंडवाद को लेकर संघर्ष आपका रहता था, आपकी बयानबाजी होती थी, लेकिन अब तो राजनीति के वो बड़े चेहरों के खिलाफ भी मुखर हो गए हैं। उन सिंधिया जी और दिग्विजय सिंह के बेटे को जिस तरीके से आपने कहा लौंडे करके शब्दों का उपयोग किया, सिंधिया जी के सभाओं में आप ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं, अब वहां पर भी लोग अब आपके बयानबाजी को देखते हुए आप पे एनएसए की मांग करने लगे हैं। ये किस तरीके से देखते हैं? आखिर इन बड़े चेहरों से आप सीधा क्यों पंगा लेना चाहते हैं? देखिए, इसलिए पंगा लेना चाहते हैं क्योंकि उनके सरनेम के साथ जो वो कहलवाना पसंद करते हैं। मैंने देखा है ना, दिग्विजय सिंह और सिंधिया को तो मैंने नजदीक से देखा है राजनीति में, जब मैं कांग्रेस में था। तो वो अगर कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान जब लागू है भाई, तो कोई अपने आप को श्रीमंत कहलवाना अगर पसंद करेगा, तो मैं कहूंगा कि अगर किसी महाराजा के आप गुलाम हो तो आपको आजाद कराने आया है दामोदर यादव। इसमें क्या गलत बात कही है? मैंने कहा कि ना राजे बचे हैं, ना राजे बचेंगे, ना किले बचे हैं, ना गढ़ी बचेंगी। अगर बचेंगी तो या तो वो पुरातत्व विभाग के अंदर रहेंगी और नहीं तो फिर जनता का हक सब पे होगा, क्योंकि राजे महाराजे नहीं बचे तो राजशाही व्यवस्था कैसे बचेगी? तो जब राजा नहीं तो कुंवर नहीं, कुंवर नहीं तो बाबा नहीं। तो ये मैंने कहा, तो इसमें भी लोगों का पीड़ा हो रही। हाँ, एक शब्द जो आपने कहा वो अगर निकल गया तो उसको मैं मानता हूं कि वो नहीं निकलना चाहिए था, वो आप इसमें स्लिप ऑफ टंग कह सकते हो, वो हो गया। लेकिन अगर इन सब बातों के कारण कोई मेरे खिलाफ FIR करवाते हैं, चाहे सिंधिया जी के समर्थक हो, चाहे सिंधिया जी हो या दिग्विजय सिंह जी हो, दोनों मुझसे उम्र में बड़े हैं, दोनों का व्यक्तिगत रूप से मैं सम्मान करता हूं, लेकिन राजा महाराजा के रूप में नहीं, एक पार्टी के अच्छे नेता के रूप में भी सम्मान नहीं करता। व्यक्तिगत रूप से जो हमारा अपने संस्कार है उस नाते उनका सम्मान करता हूं। लड़ने में मुझे परवाह नहीं है, लड़ूंगा तो मैं प्राइम मिनिस्टर से भी, चीफ मिनिस्टर से भी। ये ना चीफ मिनिस्टर है ना प्राइम मिनिस्टर है। अगर कोई कुछ गलत करेगा तो उससे लड़ूंगा, और जिनको जो कार्रवाइयां करवाना है करवा, हमारा ही संविधान हमें बचा लेगा, क्योंकि हम सही है। तो एनएसए की मांग कर रहे हैं, यदि दामोदर पे यादव पे एनएसए लग गया फिर क्या होगा आपको? लग ही नहीं सकता, और जो लगाएगा उसको जेल भिजवाएंगे। जो लगाने वाला अधिकारी होगा, एनएसए का मतलब होता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिस व्यक्ति से राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो। मुझसे खतरा तो है लोगों को, राजाओं को, महाराजाओं को,
श्रीमंतों के कुंवरों को, राजाओं के कुंवरों को, फर्जी बाबाओं को, आडंबरी पाखंडियों को, इनको मेरे से खतरा है, ये बात सही है। लेकिन इन जितने भी नाम लिए, इन सब से देश के लोकतंत्र को और संविधान को खतरा है। तो मैं तो संविधान को बचाने का काम कर रहा हूँ, देश को सुरक्षा देने का काम कर रहा हूँ। मुझे पे कैसे लग सकता है? जो लगा देगा वो अधिकारी सस्पेंड हो। बिल्कुल। तो आज तमाम सवाल पूछे हैं आपकी जन अदालत न्यूज पर। हमारे साथ ओबीसी नेता दामोदर यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि इस समय पूरे देश और प्रदेश में केंद्र बिंदु बने हुए हैं, तमाम बयानबाजी को लेकर जाने जाते हैं। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ इंटरव्यू में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।